डेट आज 15 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सैनिप्रेन्योर्स। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली ये टर्म न्यूज में है। ये एक इनिशिएटिव है चेन्नई की मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का। इसमें क्या किया जाएगा, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है सैनिटेशन। सैनिटेशन आप जानते हो, स्वच्छता या सफाई व्यवस्था को बोलते हैं सैनिटेशन। और एक है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब उद्योगपति, यानी कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ऐसे वर्कर्स हैं जो मैनुअल स्केवेंजिंग करते हैं। मैनुअल स्केवेंजिंग का मतलब हाथों से जब कई सफाई कर्मचारी ह्यूमन एक्सक्रेटा को साफ करते हैं या गटर को साफ करते हैं, सीवरेज को गटर के अंदर जाके साफ करते हैं, तो ये वर्कर्स इनको बोलते हैं मैनुअल स्केवेंजर। और जो ये काम करते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग, तो इसको ख़त्म करने के लिए, मैनुअल स्केवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए इन वर्कर्स को, सफाई कर्मचारियों को सैनिप्रेन्योर्स बनाया जाएगा। किस तरह से? इनको मशीन प्रोवाइड की जाएंगी और मशीन के बारे में ये भी बताया जाएगा किस तरीके से मेंटेन करना, मशीन्स को किस तरीके से यूज करना है। तो एक तरीके से इनको प्रोवाइड किया जाएगा सेफ और डिग्निफाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अगले 7 साल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस चेन्नई के जो मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई ये बोर्ड है, इसके साथ दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक एसोसिएशन है, ये भी मिलके इसका साथ दे रही है इस चेन्नई के बोर्ड का। दोनों मिलके जो वर्कर्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उन्हें सिखाएंगे किस तरीके से मशीन चलाई जाएंगी, किस तरीके से यूज की जाएंगी, किस तरीके से इनको हैंडल किया जा सकता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फेट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली नॉर्वे में रिजर्व मिला है, खनिज पदार्थ मिले हैं फॉस्फेट के। फॉस्फेट क्यों इंपॉर्टेंट है और नॉर्वे कहाँ पे? ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे यूरोप में देखो, इस तरफ ये है नॉर्वे। नॉर्वे में मिला है फॉस्फेट का लार्ज रिजर्व, भंडार मिला है। देखो ये फॉस्फेट यूज होता है इलेक्ट्रिक कार्स में, सोलर पैनल को बनाने के लिए फॉस्फेट का यूज होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लगभग 70 बिलियन टन्स फॉस्फेरस का डिपॉजिट है और ये फॉस्फोरस है जो इससे फॉस्फेट बनाया जाता है और अगले 50 साल तक इसका यूज किया जा सकता है, इतना फॉस्फेट है ये। तो ये फॉस्फोरस जिससे फॉस्फेट बनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। फॉस्फोरस ये एक मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है जो फॉस्फेट रॉक से निकलता है। फॉस्फेट रॉक से ये फाइनाइट रिसोर्सेज है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपने आप रिन्यूएबल होता रहे, ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे इसका यूज होता जाएगा, आप निकालते जाओगे खदानों से, ये ख़त्म होता जाएगा। लगभग 90% जो माइंड फॉस्फेट है वो देखो अभी जो फॉस्फेट निकाला जाता है ना अर्थ से, कई खदानों में है, वो 90% फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, खाद बनाने के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए, खेती करने के लिए, खाद बनाने के लिए यूज होता है। देखो इससे पहले लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट मोरक्को में मिला था। मोरक्को कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे देख रहे हो अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ पे देखो ये मोरक्को, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे भी मिला था फॉस्फेट का रिजर्व। ये भी लगभग 50 बिलियन टन्स है। और अभी देखो चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फॉस्फेट को। और इजिप्ट के पास भी सिग्निफिकेंट फॉस्फेट रिजर्व है। इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ आप देख सकते हो, ये है इजिप्ट। इजिप्ट में भी इसका रिजर्व है फॉस्फेट का। लेकिन देखो फॉस्फेट के आसपास इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, जब फॉस्फेट को निकालते हैं ना तो इससे जो वेस्ट बचता है वो बहा दिया जाता है नदियों में या लेक में, झील में। जब वहाँ पे चला जाता है तो ये पानी में एल्गम या एल्गी बुलूम कर देता है। एल्गी बुलूम्स, ये क्या है? एल्गी बुलूम्स एल्गी को वहाँ पे जनरेट कर देता है वाटरवेज में, या वाटर चैनल है, कोई नदी है, लेक है, झील है कोई, तो वहाँ पे एल्गी जनरेट हो जाती है। एल्गी मतलब काई बोलते हैं हिंदी में। एल्गी जो आपने ग्रीन ग्रीन सी देखी होगी, पानी पे जम जाती है, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, वाटर में पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये हाईली पॉल्यूटिंग है फॉस्फोरस को निकालना किसी भी चट्टान से, ये एक परेशानी है। इंडिया में जान लेते हैं, इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है। इंडिया में 2 स्टेट में मेनली पाया जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। इंडिया में देखो जो एपेटाइट है इसकी तो कमी है, लेकिन रॉक फॉस्फेट है इंडिया में, इन स्टेट्स में मेनली राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन एपेटाइट के लिए अभी भी इंडिया फुली डिपेंडेंट है
इंपोर्ट से, अभी हम आयात करते हैं एपेटाइट, और रॉक फॉस्फेट है जो हम राजस्थान मध्य प्रदेश से निकाल के प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न एक अवार्ड है सबसे बड़ा, इस तरह से फ्रांस का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, पुरस्कार है। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये दिया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी आपको पता है फ्रांस की विजिट पे गए हैं, तो वहाँ ये ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर दिया गया। और देखो अभी आपको पता है 14 जुलाई जो चला गया है, इंडिया में नहीं, फ्रांस में बेसिल्स डे के नाम से मनाया जाता है। बेसिल्स डे एक परेड होती है, बेसिल्स डे की परेड होती है। ये क्या है बेसिल्स डे, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो 14 जुलाई को 1789 में यहाँ पे क्या हुआ था फ्रांस में, पहले आपको पता फ्रांस में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, यहाँ पे एक बेसिल्स नाम से एक फ्रीजन था, एक फोर्ट था, किला था, उसको तोड़ दिया। और उसको तोड़ने के बाद यहाँ पे हिंसा हो गई, वॉयलेंस हो गई, क्रांति शुरू हो गई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ, और ये डिमांड करने लगे कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। और ये फ्रांस की क्रांति उसी के बाद स्टार्ट हो गई थी 1789 में, जो फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़ते हो। तो ये बेसिल्स डे की परेड कराई जाती है हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में इस साल जो परेड थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, तो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ पे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया। और लीजन ऑफ द ऑनर हाईएस्ट फ्रेंच डेकोरेटेड अवार्ड है, ये मोस्ट डिजर्विंग सिटीजन को दिया जाता है, जो फ्रांस के सिटीजन होते हैं, नागरिक, उनको दिया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में फ्रांस का सिटीजन कोई नहीं है उसको भी दे दिया जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी इन फ्रांस के सिटीजन थोड़ी नहीं है, भारत के नागरिक है, तो उनको भी दिया गया है। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया पहली बार, इससे पहले और भी दिया गया है, और भी लोगों को, जैसे व्लादिमीर पुतिन है रसिया के प्रेसिडेंट, उनको भी दिया गया, और भी हैं, पढ़ेंगे हम किस किस को दिया गया। ये किसने बनाया था, ये 1802 में देखो फ्रांस के एम्परर थे, फ्रांस के एम्परर राजा थे नेपोलियन बोनापार्टे, उन्होंने ये 1802 में बनाया था। और देखो ये जो ग्रांड क्रॉस अवार्ड है, ये 5 अवार्ड हैं ऐसे, उनमें सबसे लोअर है नाइट अवार्ड, फिर है ऑफिसर, उससे बड़ा कमांडर, फिर है ग्रांड ऑफिसर, और सबसे बड़ा है ग्रांड क्रॉस। ये लीजन ऑफ द ऑनर है ना, लीजन ऑफ द ऑनर, ये 5 तरह के अवार्ड हैं, उनमें सबसे बड़ा है ग्रांड क्रॉस। इसमें देखो एक रिबन लगा होता है इस अवार्ड में, इस तरह से, ये देख रहे हो, ये है अवार्ड, ये रेड रिबन से बंधा हुआ होता है यहाँ पे, इसके आगे पीछे एक रिपब्लिक ऑफ फ्रांस लगा होता है, और फ्रांस का झंडा 2 कलर में यहाँ पे छपा होता है। और इसमें देखो मोटो लिखा होता है, ऑनर एंड फादरलैंड रिटर्न हुआ होता है फ्रेंच भाषा में, तो ये भी इसमें होता है। और जनरली फ्रांस के जो नेशनल होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन जो फॉरेन नेशनल्स हैं, किसी और देश के नागरिक हैं, उनको भी दिया जाता है अगर वो फ्रांस के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, कोई एक्सेप्शनल वर्क करते हैं। तो इससे पहले ये देखो अफ्रीका के, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, उनको भी दिया जा चुका है, किंग चार्ल्स को भी दिया जा चुका है, प्रिंस ऑफ वेल्स थे ये, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को भी दिया जा चुका है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को भी दिया जा चुका है बुट्रोस घाली को, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी दिया जा चुका है। अब थोड़ा इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को जान लेते हैं। देखो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी गए विजिट की फ्रांस में, तो हमारा इंडिया और फ्रांस का रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, और ये आप देख सकते हो डिटेल में, एक अलग से लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा डिटेल में, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी जो गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में, तो हम बायलेटरल कोऑपरेशन करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड बढ़ाने के लिए, और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन। अब अगर देखें हम इंडिया और फ्रांस के रिलेशन कब से हैं, इंडिया जब से आज़ाद हुआ है तब से इंडिया फ्रांस के 1947 से रिलेशन है। और उसके बाद देखो इंडिया और फ्रांस ने स्ट्रेटजिक रिलेशन भी एस्टेब्लिश किए, क्योंकि रसिया के बाद इंडिया ने अपने जो इंपोर्ट था डिफेंस के इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते थे, हथियार वीपन्स या लड़ाकू विमान हम इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से भी करते हैं। जैसे आपने राफेल का नाम सुना होगा, राफेल जो ये स्पेस जेट हैं, राफेल एयरक्राफ्ट, ये हमने फ्रांस से परचेज किए। और सबमरीन भी हमने परचेज की, न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी, ये भी परचेज की फ्रांस से। और इंडिया
और फ्रांस के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने वाला फ्रांस दूसरा देश था यूएसए के बाद। अमेरिका पहला था, उसके बाद किसी कंट्री ने की थी 2008 में एग्रीमेंट इंडिया के साथ, तो वो फ्रांस था, सिविल न्यूक्लियर डील। और देखो 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, नाभिकीय हथियार बनाने के लिए हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति नाम रखा था। और एक किया था 1974 में, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये ऑपरेशन शक्ति किया था हमने 1998 में। इसके बाद बहुत सारे देश ने हम पे सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे यूएसए ने भी लगा दिए थे। लेकिन फ्रांस उसमें था जिसने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाए थे। हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं फ्रांस के साथ। और भी बहुत सारे रिलेशन हैं, जैसे इकोनॉमी के क्षेत्र में देखें तो लगभग $12 बिलियन का ट्रेड रहा है हमारा 2021-22 में फ्रांस के साथ। और हमारा देखो ये जो ट्रेड है इसमें डिफेंस के क्षेत्र में भी है, स्पेस में भी है। स्पेस में देखो इंडिया की तरफ से इसरो है, जो इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रांस की CNES है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी। ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और स्पेस के क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं दोनों मिलके। और फील्ड देखें इंडिया और फ्रांस के बारे में तो देखो बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मुक्त व्यापार संगठन बोलते हैं, एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। अगर ये होगा तो बायलैटरल ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगी। और देखो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड होता है, हमारा डेफिसिट है फ्रांस को लेके, मतलब ट्रेड डेफिसिट। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं फ्रांस से और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा डेफिसिट है फ्रांस के साथ। और देखो अगर एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी इंडिया और फ्रांस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया की जो कोई डिग्री है, मान लो इंडियन कोई सिटीजन है, उसने यहाँ से पढ़ाई की, या फ्रांस के कोई सिटीजन है यहाँ से पढ़ाई की, तो वो इंडिया और फ्रांस दोनों में डिग्री रिकॉग्नाइज होती है। उसके आधार पे आपको सेम रिकॉग्निशन मिलेगा, जैसे फ्रांस में और इंडिया में मिलता है दोनों की डिग्री। फ्रांस में किसी ने डिग्री की है तो इंडिया में रिकॉग्नाइज की जाती है, इंडिया में की है तो फ्रांस में रिकॉग्नाइज की जाती है। ये भी एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छे रिलेशन है। और अगर डिफेंस के क्षेत्र में और देखें तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जैसे वरुण है, गरुड़ है, वरुण गरुड़ और शक्ति है। ये एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। इनमें इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री पार्टिसिपेट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। तो ये रिलेशन रहे इंडिया और फ्रांस के। हमने चैलेंजेस भी जान लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट ऑनलाइन। ऑडिट ऑनलाइन क्या है? ये देखो एक इनिशिएटिव है, एक सॉफ्टवेयर है, ये समझ लो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, इसने अभी लॉन्च किया है ऑडिट ऑनलाइन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कोई भी जाके ऑडिट कर सकता है ऑनलाइन। ऐसा ऑडिट सिस्टम है ये। किसका? पंचायत का। पंचायत में कितना फंड आया, कितना यूज हुआ, कहाँ पे हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, कौन सा प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है, ये सब कुछ ऑडिट ऑनलाइन में जाके आप देख सकेंगे, ऑडिट कर सकेंगे। ऑडिट का मतलब समझते हो आप? ऑडिट और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? देखो अकाउंटिंग का मतलब ये जितना खर्चा हुआ, किस पे खर्चा हुआ, किस पे हमने मतलब कहाँ पे कितना खरीदा, कितना खर्च किया, कितना रेवेन्यू आया, ये सब अकाउंटिंग करते हैं हम। और अकाउंटिंग में कितना खर्चा हुआ, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, ये सब हमने किया। अब फिर उसको एग्जामिन करने का काम आता है ऑडिट में, यानी कि हम देख रहे हैं हमने सही किया गलत किया अकाउंटिंग में, वो काम आता है ऑडिट में। तो ये ऑडिट ऑनलाइन में क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो डेवलप किया है ऑडिट ऑनलाइन, इसमें पंचायत राज सिस्टम के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको यहाँ पे ऑडिट किया जा सकता है ऑनलाइन। तो ये इससे पहले एक ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट भी चला रखा है, उसी के अंडर ये लॉन्च किया है। और ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ही पार्ट है। इससे पहले एक ई ग्राम स्वराज भी चलाया था, ये भी यूज़र फ्रेंडली अकाउंटिंग एप्लीकेशन है। इसमें ई ग्राम स्वराज पे जाके आप ऑनलाइन देख सकते हो पंचायत के बारे में डिटेल से, कितना फंड आया, कहाँ पे गया है, कितने साल में। एप्लीकेशन जो है ये ऑडिट ऑनलाइन, इसका टारगेट यही है कि पंचायती राज सिस्टम में, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। एडवांटेज क्या होंगे इसके? एडवांटेज ये होंगे कि इससे क्या है, पंचायत अकाउंट का ऑडिट ऑनलाइन किया जा सकेगा, और ये अलाउ करेगा कि ऑडिट रिपोर्ट को ऑनलाइन हो,
डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो और उसकी ऑनलाइन ही मॉनिटरिंग की जा सके, देखभाल की जा सके कि ऑडिटिंग कैसी हुई, मतलब क्या पंचायत में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस तरह से हुए हैं, उनकी ऑडिट ऑनलाइन की जा सके। तो ये इसकी वजह से पंचायत एफिशिएंट बनेगी, एम्पावर्ड बनेगी और करप्शन फ्री, थोड़ा करप्शन फंड मतलब फ्री होगा, करप्शन भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि आपको पता है फंड को जिस काम के लिए आता है फंड पंचायत में वो किसी और काम के लिए यूज कर लिया जाता है, पर्सनल यूज के लिए। तो यही था इसके बारे में, कुछ वन लाइनर टॉपिक और हैं उनको जान लेते हैं। जैसे देखो एक टॉपिक है, एक टूनिकेट्स नाम से एक टर्म न्यूज में थी, टूनिकेट्स। ये टूनिकेट्स क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, टनिकेट्स या टूनिकेट्स। ये मैरिन एनिमल्स हैं, मैरिन एनिमल्स मतलब समुद्र में पाए जाने वाले पशु, एनिमल्स। एक टर्म और न्यूज में ये देखो सेविन, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ और हो सकती है, 7D हुआंटर, 7D हुआंटर। ये क्या है, ये एक प्लेस है, जगह है, ये कहाँ पे, पेरू में है। पेरू कहाँ पे, ये साउथ अमेरिका में, वर्ल्ड मैप देख रहे हो यहाँ पे देखो, इधर साउथ अमेरिका में ये है पेरू। पेरू में ये 7D हुआंटर नाम की जगह है। ये देखो प्रसिद्ध है, यहाँ पे 1500 से लेके 1500 BC से लेके 550 BC के लगभग, आज से लगभग 2500, 3000, 3500 साल पहले यहाँ पे कल्चर, संस्कृति रहा करती थी। जैसे हमारे यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति रहती थी, हड़प्पा संस्कृति के लोग, ऐसे यहाँ पे लोग रहते थे, तो उसके लिए साइट जानी जाती है ये 7D हुआंटर। एक देखो कास प्लेट्यू करके एक जगह न्यूज में है, KAAS, कास प्लेट्यू। प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार। पठार क्या होता है, देखो मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ पे कोई ऐसी जगह है, यहाँ पे समतल है, ऊंचाई पे ये समतल है, बिल्कुल प्लेन है, पहाड़ पे है लेकिन प्लेन है, तो इसको बोल देते हैं हम पठार और इंग्लिश में प्लेट्यू। तो कास प्लेट्यू कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में है, ये पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इंडिया में वहाँ पे, और पुणे से ये लगभग 140 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ पुणे पे। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर की जा चुकी है यूनेस्को के द्वारा 2012 में, कास प्लेट्यू, अभी रिसेंटली न्यूज में था। लोकेशन याद रखनी है बस आपको। एक ये टर्म न्यूज में, एटलांटिक मैन हेडन। एटलांटिक मैन हेडन क्या है, बस इतना जानना है आपको। ये फिश की वैरायटी है, एक फिश है, ये एटलांटिक ओशन में पाई जाती है, इसे एटलांटिक ओशन फिश भी बोलते हैं, या फिर इसे फैट बैक भी बोलते हैं, फैट बैक के नाम से जानते हैं, फैट बैक। बस ये याद रखना आपको है क्या, फैट बैक, एटलांटिक मैन हेडन, या इसे बंकर के नाम से भी जानते हैं, बंकर, या पॉजी के नाम से भी जानते हैं इसे, पॉजी या पॉगी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इसकी। तो ये फिश हैं, आपको बस इतना जानना है। ये तो पहले भी हमने पढ़ा है, देखो बार्ड चैटबोट। बार्ड चैटबोट क्या है, ये चैटबोट है। चैटबोट क्या होते हैं आपको पता है, कुछ भी डायल करके आप पूछ सकते हो इस पर। गूगल का है ये, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी का मतलब ये समझ लो, ये अल्फ़ाबेट एक बड़ी कंपनी है, इसकी छोटी छोटी कई कंपनी है इसके नीचे, तो ये गूगल भी इसी के अंदर आती है, अल्फ़ाबेट के अंदर। तो अल्फ़ाबेट का ये बार्ड चैटबोट है। बार्ड चैटबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हो क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जब मशीन मानव के दिमाग की तरह सोचने समझने लगे तो उसे बोलते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब वही मशीन कुछ जनरेट कर दे अपने डेटा के हिसाब से, मान लो इसमें मशीन में डेटा कुछ डाल रखा, उस डेटा के हिसाब से वो कुछ नया जनरेट कर दे, नई पोइट्री बना दे, शायरी बना दे, नया कोई मान लो कोई चैप्टर लिख दे, या कोई सॉन्ग लिख दे, या कुछ और लिख दे, कोई कहानी लिख दे, स्टोरी बना दे, तो उसे बोल देते हैं जनरेटिव एआई। तो ये जनरेटिव एआई पे बेस्ड है। और ये जो बार्ड चैटबॉट है ना, ये 40 भाषाओं में काम करता है, 40 भाषाओं में आप इससे कुछ पूछ सकते हो इस एप्लीकेशन से। और इसमें 9 लैंग्वेज तो इंडियन लैंग्वेज हैं, इंडिया की 9 लैंग्वेज है जिन पे आप कुछ भी पूछ सकते हो इससे, बार्ड चैटबॉट पे। एक देखो अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है ये, देखो सदर्न इंडिया जो हमारा दक्षिण भारत, वहाँ पे सदर्न रेलवे स्टेशन है, जो उस सदर्न रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए स्कीम चलाई है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। वहाँ पे क्या, जैसे फ्री वाईफाई डेवलप किया जाएगा, लाइटिंग सिस्टम वहाँ पे डेवलप, वेटिंग हॉल जो बने होते हैं रेलवे स्टेशन पे उनको इम्प्रूव किया जाएगा। ऐसी फैसिलिटी 90 स्टेशन में करे जाएंगे, 90 स्टेशन में। एक देखो ये न्यूज में
HWASONG, वासोंग, वासोंग 18। ये क्या है? ये नॉर्थ कोरिया है ना, जो नॉर्थ कोरिया आप जानते हो कहाँ है, चाइना के पास। देखो ये नॉर्थ कोरिया, चाइना देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। इस नॉर्थ कोरिया ने ये एक मिसाइल लॉन्च की है, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, उसका नाम है वासोंग 18। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकती है, लगभग 5000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो बस इतने ही टॉपिक थे आज के।